हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज मार्केट का थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। किन चीज़ों पे नजरें रखनी है, क्या करा जा सकता है, क्या नहीं करा जा सकता, मार्केट को लेके आगे का क्या विचार हो सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे, अगर आप मार्केट में पिछले 5-7 सालों से जुड़े हैं तब तो आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फॉल देखी, और अगर आप 15 साल से जुड़े हैं, मुझे भी इस मार्केट से जुड़े हुए लगभग 10-12 साल हो चुके हैं, तो हमने बहुत गिरावटें देखी है, सब कुछ देखा है। हमने मार्केट से एक चीज़ की सीख ली है, दैट इज़ मार्केट क्या करेगा ये किसी को नहीं पता होता। कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, एक साल बाद क्या करेगा, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन सबसे बड़ी सीख जो मार्केट से मैंने ली है वो हमेशा यही है, मार्केट क्या करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये क्लियर करना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूंगा, और वैसी सिचुएशन आई तो मैं क्या करूंगा। दैट्स द ओनली फॉर्मूला दैट इज एनफ टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। अदरवाइज मार्केट में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। आपका मेंटल जो प्रेशर होगा इतना ज़्यादा होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, कुछ गलत कदम ले सकते हैं, मार्केट छोड़ के जा सकते हैं, और मार्केट आपको बाहर करने के लिए ऐसे काम करता रहेगा। फिलहाल बात करते हैं टोटल मार्केट के ओवरव्यू की, प्लस हम कुछ चीज़ों का डिस्कशन भी करने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स को रडार पे रखा जाए, किन के ऊपर वॉच लिस्ट बनाई जाए, किस टाइप की कंपनीज को देखा जाए, क्या संभावनाएं हैं, उन सबको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे किसी भी बात को सुन के आपको बाय सेल की एडवाइस नहीं मानना, आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आप प्लीज़ इसको एक एजुकेशनल और लर्निंग के पर्पज से ही देखेंगे, और हम एनालाइज करेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स इस समय क्या मेंटेलिटी रखते हैं, और आज की डेट में उनके जो पोर्टफोलियो के हालात है वो कैसे होंगे, तो उनकी थिंकिंग क्या होगी। फिलहाल सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने अपने हाई से लगभग 8.40% का करेक्शन जो है वो कर दिया है। दिस इज लाइकली सिर्फ 9% का एक रफ करेक्शन हुआ है, और मार्केट 10-15% तो बिना किसी रीजन के करेक्ट होता है, उसको कोई रीजन भी नहीं चाहिए। अब कई लोग इसको किस तरीके से जोड़ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं इजराइल वाला कांड हो गया इसलिए ऐसा हो गया, कई लोग क्या कह रहे हैं एफआईआई ने माल बेच दिया, 1 लाख करोड़ से ऊपर का सेलिंग हुआ है इसलिए ऐसा हो गया। कई लोगों का तर्क क्या होगा कि मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें टैक्स टेररिज्म है तो इस वजह से कुछ ऐसा हो गया। आप कोई भी रीजन दे दो, रीजन जान के हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पोर्टफोलियो का रंग बदल जाएगा क्या रीजन जान के? तो रीजन जानने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि दुनिया पूरी कारण जानने के पीछे लगी हुई है, और मुझे कारण जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे निवारण जानने में इंटरेस्टेड है। आप कारण के पीछे भागो, मैं निवारण के पीछे भागना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि कारण जान के मुझे ये तो पता चल जाएगा कि क्यों गिरा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो वो निवारण ही देखना पड़ेगा। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर द रीजन कि रीजन ऑफ फॉल क्या है। कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ऑफ फॉल के 50 रीजन मिल जाएंगे, इस वजह से गिरा, उस वजह से गिरा, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, कितने ही रीजन क्यों ना हो। हाँ ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बढ़िया है, आप जानिए उस रीजन को, पर उसके अंदर इनडेप्थ में मत चले जाइए कि यार यही रीजन है क्या, वही रीजन है क्या, ये देखा वो देखा, नहीं नहीं ये इजराइल वाला है, नहीं नहीं ये उसकी वजह से हुआ है, रशिया यूक्रेन की वजह से, नहीं नहीं अब की बार तो ना ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, कुछ भी रीजन हो। अब सबसे बड़ा रीजन एक अर्निंग भी निकल के आ रहा है, और जो लगता भी है कि वाकई में एक अर्निंग खराब आ रही है तो रीजन हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर कि मुझे उससे जान के क्या मिल जाएगा। मेरे लिए तो निवारण यानी मुझे चाहिए सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन चाहिए कि इसमें किया क्या जा सकता है। कारण जान के मैं क्या करूं, उसकी दिया बत्ती करूं क्या कि हाँ भाई आरती उतारता हूं, तेरी कारण जान लिया मैंने, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा? नहीं, मुझे निवारण जानना है और उसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी रफली चीज मुझे जो पता चली है वो इतनी पता चली है कि यहां पर मार्केट में रिसेंट के टाइम में अगर देखा जाए तो यहां पे जो सेल ऑफ आया है एफआईआई का, देखिए मैं उसको आपके सामने लगाता हूं। एफआईआई सेल ऑफ हिट 1 लाख करोड़, यहां पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा एफआईआईज ने माल बेचा है। 1 लाख करोड़ रुपीस टर्म में है वो उन्होंने माल बेचा है, तो ऑब्वियसली है कि वो मार्केट गिरता ही है। बट रियलिटी ये है, इतना अगर सेल ऑफ आता है तो मार्केट सिर्फ इतना नहीं गिरता, ये मार्केट अभी 28 से 38% डाउन होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। अगर आप प्री कोविड वाले हैं जिन्होंने 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के मार्केट देखे हैं, तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि इतनी सेल ऑफ जब भी आती है मार्केट में तो वहां पर 28 से 38% तक मार्केट गिर जाते हैं। इवन कोविड के जो मंथ था उस मंथ में भी मार्केट में एफआईआईज की 60,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, और वहां पे मार्केट 40% से ज्यादा करेक्ट हो गया था। तो ये रिटेलर की जो पावर है, मनी पावर है, उसकी वजह से ही है कि अभी तक आप सिर्फ 8% नीचे हो। अगर इसे आप ऐसा देखना और समझना चाहें तो ध्यान से देखिए, आप 8-9% नीचे आए अपने हाई से, और मार्केट रफली करेक्शन कर सकता है 10-15% कभी भी। आइए इससे पीछे चलते हैं जरा, इस बुल मार्केट के पीछे कि उसकी सिनेरियो क्या है। एक बार ये देख लीजिए, आप जिस प्राइस के आसपास आ रहे हो वहां एक डिमांड जोन है 23,800 से 23,900 के बीच में, 23,800 से 23,900 के बीच में एक डिमांड जोन है। अगर रिसेंट का पैटर्न देखा जाए तो दिस इज लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहां पे ये ब्रेकडाउन होती इसको यहां तक आना था, सो दैट्स गुड। लेकिन उससे मिला क्या, जान के क्या मिला,
या क्या मैंने यहाँ पे अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया? नहीं, बस इतना पता चल गया कि स्विंग नहीं है, स्विंग नहीं करने, दैट इज गुड। वो तो चार्ट वैसे भी बोल रहे थे अलग अलग कंपनीज के, तो इसको देख के कोई ऐसा नहीं कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा। जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए अलग बात है, हम वो प्राणी नहीं है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। तो ये हमें पता चला। साथ में जो मार्केट है वो 27-28 जून को जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था उसी प्राइस पे आ चुका है, ये भी हमें आइडिया लग गया। आइए अब चलते हैं जरा पीछे, वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक। अब देखिए वीकली चार्ट पे एक गैप यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये गैप फिल होने आ सकता है, उनका सोचना गलत भी नहीं है, इसको लेकर भी अभी हम बात करेंगे। पहले यहां समझिए, ये देखिए पीछे जो करेक्शन हुआ था वो भी अक्टूबर में ही स्टार्ट हुआ था, बैक इन अक्टूबर 2021 ये स्टार्ट हुआ था एक करेक्शन। वहां से स्टॉक मार्केट में हमें 18-19% का एक करेक्शन देखने को मिला था निफ्टी के फ्रंट पे। तो ये पूरा करेक्शन हुआ और लगभग 2 साल तक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए। ये अक्टूबर 2023 का डाटा है, यहीं तक खड़ा रहा मार्केट। तो अक्टूबर 2023 तक लास्ट प्राइस जो था वो 18,800 के आसपास, 600 के आसपास तक था, और फिर वहां से मार्केट ने चलना शुरू किया। सो 2 साल का इस टाइप का एक कंसोलिडेशन फेज हुआ, और मैं तो चाहता हूं ऐसा फेज आए मार्केट में, भले ही वो 6 महीने साल भर का है, लेकिन आना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली भागना बहुत खराब होता है और फिर जब गिरता है तो संभलता नहीं है। तो धीरे धीरे जाएगा तो दैट इज गुड। ये हमें पता चला कि चलो इतना तो होता है। और इस पूरी बुल मार्केट में जो कि कोविड से शुरू हुई है, वहां पे 18-19% से ज्यादा अभी तक मार्केट गिरा नहीं है। सो हम मान के चलते हैं कि अगर अभी की जो गिरावट है, जैसे कि ये वाली जो गिरावट है जो 8% हुई है, अगर ये 18% हो गई तो क्या होगा? तो आप देखेंगे 18-19% अगर ये गिरावट होती है तो हम जो इलेक्शन रिजल्ट का जो लो था, इलेक्शन रिजल्ट डे लो, रिजल्ट का लो, तो इसको टच करने आ सकते हैं। और मेरी वाकई में इच्छा है कि मार्केट एक बार इन लेवल्स के नीचे आए, क्योंकि यहां पर आना बहुत जरूरी है। इसका जो ये मूव गया है ना, ये मूव सस्टेनेबल नहीं होते, इनको टच कर ले तो मार्केट को डर खत्म हो जाएगा भविष्य के लिए भी। तो एक बार यहां आए, कंसोलिडेट करे, कुछ भी करे, ये इच्छा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट ये रियलिटी है कि 18-19% तो कभी भी मार्केट ने जिस हिसाब से करेक्शन किया तो वो आ सकता है। अब आइए यहां बात करते हैं हम इस गैप की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गैप फिल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों, आप समझ के देखिए। अगर आप गैप की बात कर रहे हैं तो गैप तो यहां भी बचा हुआ है, तो क्या इसको भी फिल करने मार्केट आएगा क्या? और ये गैप लगभग 12,000 के आसपास का है, तो क्या मार्केट इतना नीचे आएगा 50%, 50-60%? तब तो वो क्रैश आ गया, प्रॉपर क्रैश आया है। और क्रैश अगर आ रहा है तब तो कोई बहुत बड़े रीजंस चाहिए, वो है नहीं अभी फिलहाल। और आएगा तो क्रैश आएगा तो फिर तो सबके साथ ही होगा, तो हम उस पैसे को कर क्या लेंगे? वो तो जनरल इकोनॉमी में और हर जगह भी क्रैश देखने को मिलेगा। तो ये गैप भी आज तक फिल नहीं हुआ। अगर हम ऐसे ही किसी गैप की बात करने चाहें तो कई गैप ऐसे होते हैं जो फिल नहीं होते, कई होते हैं जो फिल होते हैं, कई नहीं होते। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि फिल होगा ही। एग्जांपल के लिए, जैसे आपको मार्केट में सिचुएशन नजर आ रही है, ये आपको दिख रहा होगा कोविड वाला क्रैश, और इसका आपको डाटा दिख रहा है। मैं आपको यहीं पे आपको पीछे का डाटा दिखाता हूं, डेली चार्ट कन्वर्ट करके। इसको जरा एक बार समझिए। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि गैप फिलिंग हो ही। हम 2021 में हैं और ये हमारे पास डाटा। अब ये देखिए यहां पर जो है, ये जो आपको डाटा दिख रहा है, इसको जरा पीछे आप यहां पे देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये एक गैप ऐसे ही बचा हुआ है। ये गैप कितने का है? लगभग 7200 से 7300 का है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मार्केट गिर रहा था कोविड के टाइम पे, जब मार्केट 7500 7700 की रेंज में था, मेरा खुद का दिमाग यही कह रहा था कि यहां पे आएगा तो मजा आ जाएगा। मतलब गैप फिल कर दे तो काम खत्म, गैप फिल कर दिया तो काम खत्म, मजा आ जाएगा, क्योंकि पीछे एक गैप पड़ा है, वो फिल हो जाए, काम खत्म हो जाएगा। हुआ क्या मार्केट ने? देखिए क्या किया। नॉट नेसेसरी कि गैप फिल हो। देखिए अब इसको जरा एक बार समझिए। मैं यहां पर आपके सामने पूरा डाटा लगाता हूं। हाँ, लुक एट दिस, ये गैप का डाटा है यहाँ पर। वो उससे पहले ही देखो रिवर्सल करके निकल गया, तो हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ा जब ये एक कंसोलिडेशन फेज और उसके बाद वो निकला। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद जब वो निकला, तो हमें अपना व्यू बदलना पड़ा कि नहीं, वो नहीं आएगा। अब उसने बता दिया मार्केट ने कि वो आने की इच्छा नहीं है, तब तक उसके आने की इच्छा थी, और देखिए वहां से व्यू बदल के निकलना पड़ा। सो गेट खुले रहते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही। सो ये निफ्टी का डाटा था। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप के ऊपर बात करते हैं, फिर हम कुछ और चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, उसे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप डाटा। रीसेट किया चार्ट को, ध्यान से देखिए। अभी तक ये लगभग 10-11% के आसपास करेक्शन किया है, और अगर पिछले 3 महीने से देखा जाए तो रिटर्न है 0/लुल। कोई रिटर्न नहीं है, बस परेशान करते जा रहा है निफ्टी स्मॉल कैप, कुछ किया है नहीं। ये अगर सपोर्ट टूटता है तो मेजर सपोर्ट जो लगभग 15,000 के आसपास नजर आता है, उससे पहले कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आता। अब वो बीच में से कहां जाएगा, कहां नहीं, किसी को नहीं पता। क्या होगा क्या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया कि 10% करेक्शन है। इसी तरह अगर पीछे करेक्शंस देखे जाए तो हमें यह आइडिया लग गया है कि 15% यहां टूटा था, उससे पहले भी 15-16% टूटा, और उससे पहले कि अगर इस करेक्शन को देखूं तो दैट वाज अराउंड 35% का।
35% उस टाइम टूटा था। तो स्मॉल कैप में तो ऐसा होता है कि भाई वो टूटते हैं इस तरीके से और इस तरीके से काम होता है। ऊपर में अगर ये फॉर्मेशन आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन लेवल्स के, यानी ये लेवल मतलब 17,570 के आसपास का लेवल है, 565-70 का लेवल होगा, मैं एग्जैक्ट लगाऊं तो हाँ 560 का लेवल है। अगर इसके नीचे आता है मार्केट और इसके नीचे रुकता है स्मॉल कैप इंडेक्स तो दिक्कत है, ऑब्वियसली दिक्कत है, और दिख रही है कि और दिक्कत भी हो सकती है। तो इतना हमें आइडिया लग गया। लेकिन अब ये सब आइडिया लगने का मेरे को फायदा क्या, मुझे करना क्या है, मेन चीज तो वो है ना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा इतने डाटा को हमने समझा है, अब बात करते हैं आगे कि यहां पर बड़े इन्वेस्टर्स के माइंडसेट कैसे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक डाटा लगाया, उस डाटा में हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि बड़े प्लेयर्स को सब कुछ पता होता है कि करेक्शन आने वाला है, क्रैश आने वाला है, और बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता। स्पेशली जो हम जैसे इन्फ्लुएंसर आपके साथ बात करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ बकवास करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। विजय केडिया जी जो हैं, केडिया सिक्योरिटीज के जो मालिक हैं, इन्होंने वीआईपी इंडस्ट्री बाय किया था अभी कुछ दिन पहले, और किस प्राइस पे बाय किया जरा वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है वो इनका बाय हुआ है 545.97, लगभग 550 रुपए के आसपास इन्होंने बाय किया है। केडिया सिक्योरिटीज के मालिक है, बड़े इन्वेस्टर हैं। ओके, इनके बाय करने के बाद में और उन्होंने खुद लिखा है कि अभी भी एक्सपेंसिव है और विल रिक्वायर पेशेंस, तो ये पेशेंस रिक्वायर करेगा, अभी एक्सपेंसिव स्टॉक है। और ये जो फॉर्मूला बताते हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीजें चेक करना, क्या वो इन्होंने खुद चेक करी है, वो हम इस वीडियो में चेक करेंगे अभी। तो ये इन्होंने 7.5 लाख मतलब 7.25 लाख शेयर बाय करें 546 पे। सिर्फ वीआईपी इंडस्ट्री का आज की डेट का भाव देखा जाए क्या चल रहा है, हैव अ लुक, दिस इज द वीआईपी इंडस्ट्री डाटा, अभी 461 चल रहा है। तो उनके बाय करने के बाद 20% टूट गया तो क्या वो रोने चिल्लाने लग गए? क्योंकि उनका विजन क्लियर है ना, इट्स ऑल अबाउट योर विजन, कि आपने विजन क्या देखा उसका, क्या उन्होंने 5 साल के लिए लगाए, 10 साल के लिए लगाए, वो नीचे आएगा तो और लेंगे, तो वही चीज हमें क्लियर करनी है। आर वी गोइंग फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और आर वी लुकिंग फॉर एन स्विंग ट्रेडिंग इन दैट स्टॉक? क्योंकि स्विंग अभी बन नहीं रहा पिछले 1 महीने से। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वी नीड टू एक्यूमुलेट ऑन एवरी 15-20% डिप, कोई भी 15-20% की डिप आएगी तो हम एक्यूमुलेट करेंगे। दैट्स द मेथड दैट बिग इन्वेस्टर्स आर फॉलोइंग, और वो बहुत से लोग फॉलो करते हैं, स्मार्ट प्लेयर वही फॉलो करते हैं। अब चेन्नई में बैठे चिंटू को क्या लगता है, इन्वेस्टिंग थोड़ी है 20% अपने बाय करने के बाद गिर गया, इन्वेस्टिंग थोड़ी है, इन्वेस्टिंग में गिरते हैं चिंटू, समझ मेरी बात को। और मुंबई में बैठा मिंटू भी यही सोच रहा है, तो मिंटू और चिंटू दोनों सुनो, इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके स्टॉक्स 15-20-50% भी गिरते हैं अपने आपके बाय प्राइस करने के बाद, बट आपने इन्वेस्टिंग एक बार में कभी नहीं करी होती, नीचे डिप पे आप उसे एक्यूमुलेट करते हैं, दैट्स व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक। वही आपका स्विंग होता है, तो 15-20% का तो ऐसा हो जाता है कब का ही, तो वो अलग चीज होती है। तो चिंटू और मिंटू को ये समझने की जरूरत है, मेक श्योर कि आप और चिंटू और मिंटू के पार्ट नहीं बन रहे हैं। अब इसको जरा देखिए, इस कंपनी के ऊपर डेट है, सारे बड़े इन्वेस्टर्स आपको कहते हैं डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, इसके ऊपर डेट है कि नहीं है 1.28 का। ये कंपनी के आरओसी आरओई बेकार है, क्या ये आपको नहीं कहा जाता कि अच्छी आरओसी आरओई वाली कंपनी देखिए और उसमें पैसा लगाइए, लेकिन क्या इसमें है? नहीं है। आइए आगे समझिए, यहां पर प्रॉफिट की ग्रोथ -136% है, यानी ये कंपनी लॉस मेकिंग है राइट नाउ, अभी ये कंपनी लॉस मेकिंग है। क्या आपको ये नहीं कहा जाता कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में पैसा लगाइए? आप और मैं बार बार इस चीज को चाहे लिख लें, रिपीट कर लें, बड़े इन्वेस्टर्स के पास विजन होता है, कुछ प्लानिंग होती है, उनकी मैनेजमेंट के साथ बातें होती है जो आपको और मुझे नहीं पता होती। हम सिर्फ उसको लेके डिस्कशन करते रहते हैं कि नहीं ये स्टॉक ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, ये फॉर्मूला होते हैं, फंडामेंटल में ये देखो वो देखो। क्या फंडामेंटल है जरा देखिए, यहाँ पे आइए जरा, दिस इज द फंडामेंटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा है। क्या फंडामेंटल है इस कंपनी के, जरा देख के बताइए मुझे, क्या फंडामेंटल नजर आते हैं? ट्रेलिंग 12 मंथ में लॉस में चल रहा है, कोई ग्रोथ यहाँ पे नजर आई नहीं है। पिछले कितने ही सालों से इसमें प्रॉफिट जो 145 का 2019 में बना, उसके बाद कभी उसके ऊपर नहीं गया सस्टेनेबली, ये 152 करोड़ का एक प्रॉफिट डाला। क्या है ग्रोथ, कहां है मुझे बताइए? 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ये 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ, ये सेल्स ग्रोथ देखिए, ये सीएजीआर देखिए, ये रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ग्रोथ कहां है? आपको और मुझे तो फॉर्मूला चिपकाए जाते हैं कि ये फॉर्मूले होते हैं, ये अगर मिले तो ही अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ। आइए इसको देखिए जरा, दिस इज द लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी ने 33 करोड़ का लॉस किया है, कहां है ग्रोथ? और आपको और मुझे ये बताया जाता है, लेकिन इनका रिस्क अलग हो सकता है, इनके पास और भी कंपनीज है जो ये कंपेंसेट कर सकते हैं। अगर मैं इनकी सुन के यहां पे पैसा लगा दूं या इनको देख के, तो वो मेरी मिस्टेक है। मुझे मेक श्योर करना होगा कि क्या ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बैठ रही है, क्या नहीं बैठ रही, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए। सो अब मैं किन स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि अभी रिसेंट में आपने देखा कि मैंने वीआईपी इंडस्ट्री का बात किया, ऐसे ही बहुत सी कंपनीज है जिनको बिग इन्वेस्टर्स अभी बाय कर रहे हैं, उसको मैं डिस्कशन करूंगा। पहले आपको ये समझ आ गया कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर की सुन के या देख के पैसे नहीं लगाए जाते, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है कि नहीं करता है वो होगा। अब जैसे रिसेंट में एक कंपनी है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर उसको समझिए, द कंपनी नेम इज
ग्लोबस स्पिरिट, देखिए उसका डाटा यहाँ पे खुला हुआ है, ये ग्लोबस स्पिरिट है। अब इसको समझिए, ग्लोबस स्पिरिट को अभी रिसेंट में मोतीलाल ओसवाल ने बाय किया था, मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने। मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहूंगा, लुक एट दिस। हाँ, ग्लोबस स्पिरिट यहाँ पे देखिए 2 दिन में 28% बढ़ा था और मोतीलाल ओसवाल ने उसमें बाय किया था, लगभग 2 लाख इक्विटी शेयर्स बाय किए थे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। तो क्या इनको पता था करेक्शन आएगा? क्या इनको आइडिया था? इन्होंने वैल्यू देख के लिया है। अब ये तब एग्जिट करेंगे जब इनको लगेगा कि नहीं, ग्लोबस में कोई इश्यू हो गया है या ये कंपनी आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तब ये लोग एग्जिट करेंगे। क्या इन्होंने ये सोच लिया कि 15-20% 30% गिर गया तो मैं निकल जाऊं? नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इनको पता है नीचे और कहां लेना है। जैसे मैं इस कंपनी के लिए वेट कर रहा हूं कि ये कंपनी मुझे इस रेंज के आसपास मिलेगी तो मैं लूंगा, उस रेंज में आ चुकी है। अब मेरे को कैसे लेना है वो मुझे डिसाइड करना है, कि पूरा एक बार में लेना है या टुकड़ों में लेना है, वो मुझे डिसाइड करना है। क्या मुझे पूरा एक बार में लेने का कॉन्फिडेंस है? यहाँ पे नहीं है, तो मैं पूरा एक बार में नहीं लूंगा। अब ऐसे ही यहाँ पर इसको जरा ध्यान से देखिए, ये इतने सालों से यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस कर रही है। आपको पिछले 3-4 साल का डाटा दिखेगा, अंडर परफॉर्मेंस में साइडवेज है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रिसेंट में एक और कंपनी जो कि एक बड़े इन्वेस्टर्स ने ऐड करी है, दैट इज अद्वैत इंफ्रा। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा अद्वैत इंफ्रा, यहाँ पर अद्वैत ये इंफ्रा, यस, इसको ध्यान से देखिए। हाँ, इस स्टॉक में आशीष कचोलिया जी ने अभी रिसेंट में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। तो क्या मुझे इस पे कंफर्ट आ रहा है? मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है, बट साथ में ये भी चेक करना है कि क्या मुझे उसमें कंफर्ट आ रहा है क्या। तो देखिए, इन्होंने अभी ऐड किए हैं कुछ एक शेयर्स आशीष कचोलिया जी ने यहाँ पर, बट मेरा डिसिप्लिन ये कहता है कि जो स्टॉक इस तरीके से भाग जाए उनसे थोड़ा सा दूर हुआ जाए। मैं नहीं लेता उनको, हो सकता है भविष्य में ये स्टॉक 10 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, बट अगर मैं इसको अगर बाय भी कर लूंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है होल्डिंग का, मैं इसके फंडामेंटल नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं पैसा क्यों लगाऊं? मेरे कहने का मतलब समझो, तो ये अवॉइड लिस्ट में चला जाएगा मेरे लिए। आशीष कचोलिया जी ने अपने हिसाब से लिया होगा, तो हम उनको एनालाइज करेंगे। अब ऐसी एक कंपनी है, उसको जरा आप एक बार ध्यान से देखिए। द कंपनी नेम इज सुला विनेयार्ड। यहाँ पे इसको देखिए, सुला विनेयार्ड, इसको समझिए। तो सुला विनेयार्ड जो है वो अपने हाई से काफी अच्छा 43% का करेक्शन कर चुकी है, और इस कंपनी में एक इन्वेस्टर है हमारे मुकुल अग्रवाल साहब, उनका पैसा लगा हुआ है। मुकुल अग्रवाल साहब, इनका पैसा लगा हुआ है, बहुत अच्छा पैसा लगा है इनके पास, काफी पहले का है, तो इन्होंने तो नहीं बेचा, यहाँ तक आ गया। तो क्या उनको इन्वेस्टिंग नहीं आती? तो वो चिंटू और मिंटू को जो लगता है ना, उस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। हमें क्या सोचना है कि ये 40% डाउन पे मिल रहा है, क्या इसका बिजनेस मेरे समझ आ रहा है? अगर हाँ, तो मैं इसको जरूर देखूंगा, इसके ऊपर एनालाइज करूंगा। अब कौन से स्टॉक्स को अपने रडार पे आज की डेट में मैं रख रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आइए उनकी बात कर लेते हैं, और उनको मैं फिल्टर करके कैसे ला रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। कुछ एक रिजल्ट बेसिस के स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इसमें हमें एक पैरामीटर चेक करना है कि रिजल्ट Y on Y प्लस Q on Q दोनों ही तरीके से अगर अच्छे आ रहे हैं तो आप जरूर देखिए उन कंपनीज को। प्लस अगर वो कंपनीज 15 से 30% नीचे मिल रही है, अभी 15 से 30% कहां से? रिजल्ट आने के बाद के आप डाटा को देखिए। अगर 15 से 30% नीचे है, उनको एनालाइज करिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कई बार ऐसा देखा गया है, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो रिकवरी अच्छी करती है क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और वो निकलती है वापस। तो इनको जरूर आप अपने रडार पे रखिए। दूसरी जो कैटेगरी है वो मैंने लिखी है बिग इन्वेस्टर एडेड। ये वाले स्टॉक्स जो है बिग इन्वेस्टर्स जो ऐड कर रहे हैं, इनको क्या करना है? वॉच लिस्ट में लगाना है। ये वॉच लिस्ट में आप लगाएंगे और वॉच लिस्ट में लगा के इनमें क्या करेंगे? इनके फंडामेंटल और टेक्निकल को समझेंगे, फंडा प्लस टेक को समझेंगे। देखो, अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे किस तरीके से आना होगा? एक्यूमुलेशन मोड में आना होगा, ठीक है। और अगर मुझे इन्वेस्टिंग नहीं करनी, स्विंग करना है, अगर मुझे स्विंग करना है तो स्विंग के लिए अभी क्या होगा? अभी वेट होगा। स्विंग के इंडिकेशंस आए नहीं है तो उसका वेट किया जाएगा। क्लियर हुआ? अनोदर जो मेरे रडार पे आ रहे हैं वो हो गए, ये सेकंड नंबर डाल देते हैं। और अनोदर चीज जो मेरे रडार पे है दैट इज थर्ड नंबर, हम यहां पे लिखेंगे बिग मंथली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। बिग मंथली कंसोलिडेशन, मैं यहाँ पे इतना ही लिख रहा हूं। बिग मंथली कंसोलिडेशन वाले जो स्टॉक है जो काफी समय से एक मंथली रेंज के अंदर चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखिए। ध्यान में रखिएगा कि ये अभी की डेट में एक्यूमुलेशन, अगर इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हो तो एक्यूमुलेट, ये उनके काम के होंगे। इन्वेस्टिंग, अगर इन्वेस्टिंग के लिए, अगर आप स्विंग करना चाहें तो वेट करिए इनका मंथली ब्रेकआउट का। ओके, तो स्विंग कब करनी है? ब्रेकआउट के बाद। अभी लेना चाहें एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? टाइम लगेगा, साल से 2 साल दे सको तो एक्यूमुलेट करो, प्लस हर 15 से 20% की गिरावट पे एसआईपी करनी होती है। आया समझ में? वो होता है एक्यूमुलेशन। क्लियर? आइए आगे। तो ये हो गए उस टाइप के स्टॉक्स। अब मैं फिर लिख देता हूं यहां पे, अभी स्विंग ट्रेडिंग का जमाना है क्या? अभी स्विंग नॉट एट ऑल। यहां पे मैंने सीधा लिख दिया कि कोई स्विंग ट्रेडिंग का अभी इंडिकेशन मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो इससे बचना है थोड़ा सा। मार्केट रिकवर करेगा, इंडिकेशन देगा तो मैं और आप दोनों वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इनको समझिए। और क्या देख रहा हूं मैं वो मैं आपको बता देता हूं। लार्ज कैप स्टॉक्स, ध्यान से देखिए। लार्ज कैप स्टॉक्स
लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स जो अपने हाई से लगभग 20% डाउन मिल रहे हैं, लगभग 20% डाउन मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल आओ उसकी बात करते हैं, यहां पे समझिए। इस वीडियो का एक ही लक्ष्य है दोस्तों कि आपकी ये समझ आ जाए बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं उसको देखो, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है उसको भी देखो, बट ये मेक श्योर करो कि हमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा ये आपको पता है ना, मुझे पता है कल मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट कितना नीचे आएगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर इतना नीचे आया तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे कैसे उसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है ये मुझे पता होना चाहिए। अब जरा इसको समझिए, ये मैंने रिलायंस का यहाँ पे डाटा खोला, इसको जरा समझने की कोशिश करिए रिलायंस क्या कह रहा है। तो ये एक बिग इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है जिसमें अंबानी साहब खुद है, हालांकि उनको वैसे इन्वेस्टर नहीं कह सकते, बिजनेसमैन है वो। अब देखिए ये स्टॉक लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप स्टॉक अपने हाई से लगभग 18% अभी डाउन पे मुझे मिल रहा है। तो मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करी है, मेरा डिस्क्लोजर है, मैंने 2650 से 2700 की रेंज में कुछ क्वांटिटी ऐड करी है, और अब पूरी नहीं करी है, जितनी करनी है उसका बहुत कम परसेंटेज लिया है, क्योंकि अभी तक इसके लिए जो चार्ट्स है वो बेरिश है, और ऐसा लगता है कि या तो ये चार्ट्स यहां पर 2550 के आसपास, लगभग 2550 के आसपास डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, अगर वहां भी नहीं टिका तो 2400 रुपए, और वहां भी नहीं टिकता तो फिर 2200 के गेट भी खुल जाएंगे, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये प्रेडिक्शन नहीं करी कि यहां से घूम के भागेगा, यहां से घूम के भागेगा, इतने से ज्यादा नीचे आएगा, नहीं, मैंने ये तैयारी कर रखी है कि यहां मुझे कितना लेना है, यहां आया तो कितना लेना, और यहां आया तो कितना लेना। इन केस यहीं से अगर ऊपर जाता है तो फिर मेरे को यहां क्वांटिटी बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी वो आगे कहानी है। तो अभी की प्लानिंग हमने डाउन साइड की पूरी कर रखी है, आया समझ में। तो लार्ज कैप के ऐसे स्टॉक देखो, अब इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, लार्ज कैप स्टॉक है, हाई से 20% के आसपास राउंड मिला आपको, 20% के आसपास मिल रहा है, कुछ क्वांटिटी उठाया, उठा के बैठ गए, आने वाले 6 महीने 8 महीने में आपको यहाँ पे 15-20% इजीली मिलता है। लार्ज कैप में मिल जाए, सेफली मिल जाए तो क्या चाहिए, इजीली मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्विंग्स आपको मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं और बढ़िया तरीके से मिलते हैं, ध्यान रखिए, जब भी गिरते हैं वापस इसी टाइप से रिकवरी भी मार देते हैं। आया समझ में। तो लार्ज कैप स्टॉक्स को देख सकते हो, अगर आप सेफ खेलना चाहो, 6-8 महीने के लिए प्ले करना चाहो तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब एक और स्टॉक है जो मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे मुझे अच्छा कंफर्ट मिल रहा है, इसको जरा आप नोट करिए, लार्ज कैप नहीं है, ये 2 इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो इसको मैं जरूर अपने रडार पे रख सकता हूं, यहां मैं लगा देता हूं। कंपनी नेम इज प्रेसिशन कैमसाफ्ट, ये इसको आप ध्यान से देखिए, प्रेसिशन कैमसाफ्ट, 2 बड़े इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। द फर्स्ट वन इज विजय केडिया, यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन उनका आज का नहीं है, 8-10 साल हो गए पैसा लगा हुआ है उनका। दूसरा है अजय उपाध्याय, विजय और अजय दोनों भाइयों के पैसे लगे हुए हैं, अजय भाई विजय भाई दोनों के पैसे लगे हुए हैं, विजय केडिया साहब के भी और अजय उपाध्याय है उनके भी पैसे लगे हुए हैं। अब इस स्टॉक को अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे एक कंफर्ट देगा स्विंग के लिए 320 के ऊपर। कब करूंगा मैं स्विंग, 320 के ऊपर, तो मेरे को क्लियर हो गया कि स्विंग करना है तो उसके ऊपर। क्या अभी स्विंग के लायक है क्या, नहीं, क्योंकि अभी क्या पता यार 4 महीने 5 महीने 10 महीने बीता है उसके बाद स्विंग दे, अभी उनके काम का है जो एक्यूमुलेट करना चाहें। अब एक्यूमुलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये है कि टाइम भी देना पड़ेगा, प्लस प्राइस वाइज हर 15-20% पे नीचे आने पे आपको ऐड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये होता है एक्यूमुलेशन वाला। तो आप इस कैटेगरी वाले हो क्या, अगर हाँ तो देखो, वरना आप स्विंग वाले हो तो इसके ऊपर देखो। बड़ी सिंपल सी बात है, हम एक नई तीसरी कैटेगरी ही डेवलप कर लेते हैं, क्या मेरे लेने के बाद साला नीचे कैसे आया, ये कैटेगरी हम डेवलप कर लेते हैं, और ये संभव नहीं है कि वो नीचे ना आए, ये ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो मेरी लिस्ट में है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को डेफिनेटली ध्यान में रखिए, जो भी मैंने 3-4 चेकलिस्ट दी है उसको डेफिनेटली ध्यान में रखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये स्टॉक भी इसी तरीके से पीछे भी परफॉर्म कर चुका है, इसी टाइप से देखिए पीछे गया था, इसी टाइप से देखिए अभी भी निकलने की कोशिश कर रहा है। सो हैव अ लुक एट, हैव दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट, इसको लगा के रखिए और ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो मेरे अभी लिस्ट में भी है, मैं शेयर करता रहूंगा आगे, बट मेन चीज क्या है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनको देखिए, लार्ज कैप वालों को देखिए, और मार्केट क्या करेगा ये सोचने की बजाय ये सोचिए मार्केट अगर नीचे आता है तो मुझे क्या करना है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे कितना इन्वेस्टेड अभी रहना है, और जब प्रॉपर इंडिकेशन लेंगे तो और कितना लगाना है। साथ में जो अभी स्विंग ट्रेडिंग आपकी अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है, आई डोंट थिंक होगी, अगर है तो उसमें स्टॉप लॉसेस पे निकलने में ही भलाई होगी, अगर आपके प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो, नहीं निकल रहे हैं तो फिर दिक्कत है। अब एक कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा, मान लीजिए किसी स्टॉक में हमारा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस था 340 रुपया, कितना था 340, मान लीजिए हमने उसको 380 पे ऐड किया था, और यहां पे हमारा स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस था 340, तो अब स्टॉक 340 के नीचे आया तो हमें एग्जिट करना था, ठीक है, लेकिन अब स्टॉक आ चुका है ₹280, कितना आ चुका है 280 आ चुका है, हमने एग्जिट किया नहीं, और अगर हम 280 पे एग्जिट कर रहे हैं तो हम और बड़े बेवकूफ हैं। आया समझ में। सबसे पहली गलती क्या, यहां पे नहीं निकले, दूसरी गलती क्या, इधर निकल रहे हैं, भाई निकलना था तो इधर निकलता ना, यहां पे क्यों, अब
अब कई लोग ऐसे होते हैं जो स्विंग का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बहुत नीचे निकलना चाहते हैं, तो भैया ऐसे नहीं होता है। अब गया वो, अब वेट करो मार्केट में वापस कोई रिकवरी आए, कुछ और हो, वापस से 340 आए तो रिव्यू करो, फिर देखा जाता है। तो मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है इस टाइप के काम करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि आप समझे चीजों को, और चीजों को समझ के काम करेंगे तो शायद भला हो जाए और अच्छा हो जाए काम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ आई होगी कि मार्केट क्या कर रहा है उसको छोड़ो, अच्छी कंपनीज की चेकलिस्ट बनाओ, उसके ऊपर ध्यान दो। मैं शेयर करता रहूंगा आने वाले टाइम में, और जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं देखते रहो उनको, गिरते हैं आने दो, 15 20 30% नीचे आए और ऐड मारो। वो वाले रिजल्ट्स अगर आपको समझ आ रहे हैं, काम हो रहा है, बढ़िया तरीके से काम करो, ये स्टॉक वापस रिकवर होते हैं। और जिनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, चार्ट ऑलरेडी बेकार हो चुके हैं, नमस्ते करिए, बचे हुए रहेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, पैसा आपका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो आप वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 मेरे साथ सीख सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं, सैटरडे संडे हमारी लाइन्स ऑफ रहती है, तो व्हाट्सअप करके आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं, और सारी डिटेल लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ में अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दे तो चैनल के मेंबर भी आप बन सकते हैं। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।